Hello friends, welcome to my channel. I am your host Mayank Kala. We will talk about the monetary fund policy under monetary policy committee. ओके इससे पहले हम इसे स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा मोटिवेशन स्पीच लेते हैं और वो मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। अंजाम क्या है मालूम है मुझे, अंजाम क्या है मालूम है मुझे, बस सफर खूबसूरत है इसलिए चल रहा हूं। ओके, आपको कैसा लगा ये मोटिवेशन स्पीच? ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आरबीआई ने 29 मई को जो मॉनेटरी फंड पॉलिसी बनाई, ठीक है, जो मॉनेटरी फंड पॉलिसी बनाई वो होती क्या है, वो किसके अंडर में आती है और ये इसका पर्पज क्या होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इसमें डिटेल एनालिसिस के साथ मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, और मेरा पर्पज यही है कि इंडिया में जितने भी एजुकेशन हम मूव करें या फॉरवर्ड करें तो वो हमारे लिए। लेट्स स्टार्ट। मॉनेटरी फंड पॉलिसी क्या होती है? ये अंडर आती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। इसकी स्टेलाइज कब हुआ, ये इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1934 में इसकी स्थापना हुई। ये एक्ट आता है, सेक्शन आता है 45(2)B ऑफ आरबीआई एक्ट। ठीक है, मॉनेटरी फंड पॉलिसी होती क्या है, ये किसके अंडर में काम करती है और इसका काम क्या होता है? मॉनेटरी फंड पॉलिसी एक मॉनेटरी अंडर बॉडी काम करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है उसमें 6 मेंबर होते हैं, 3:3। इसमें 3 मेंबर्स आपके आरबीआई के होते हैं, गवर्नमेंट के 3 मेंबर होते हैं। इसमें जो फर्स्ट मेंबर्स होते हैं वो आपके आरबीआई के गवर्नर होते हैं। गवर्नर आपके इस समय जो प्रेजेंट में हैं वो है शक्तिकांत दास जी, जो आरबीआई के गवर्नर हैं। सेकंड इज माइकल पात्रा, आरबीआई डिप्टी गवर्नर है, जो इस पॉलिसी को रेगुलेट करते हैं कि इसका जो पर्पज होता है, वो मेन पर्पज जो होता है वो इन्फ्लेशन या महंगाई को कम करना और लिक्विडिटी को बढ़ाना। लिक्विडिटी मतलब तरलता, मतलब कैश के फ्लो को बढ़ाना। इसका जो मेन पर्पज होता है इस पॉलिसी का वो यही होता है कि हम कैसे अपने इन्फ्लेशन को कम करें और अपने इन्फ्लेशन को कम करें और कैसे हम अपने लिक्विडिटी को बढ़ाएं। तो ये पॉलिसी 1 ईयर में 6 टाइम इस बाई मंथली इसकी मीटिंग होती है और इसमें डिसाइड किया जाता है कि हमारी जीडीपी का ग्रोथ कैसे होगा। 1 ईयर में 6 टाइम बाई मंथली में इसकी मीटिंगें होती है, सामान्य शब्दों में बताया जाए तो। इस पॉलिसी की ये लास्ट वीक में जो 29 मई को जो पॉलिसी आई, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या पॉलिसी आई थी। आरबीआई ने रेड्यूस किया रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट फ्रॉम 4.4 टू 4% टिल अगस्त। ठीक है, ये 4.4 से कितना कर दिया, 4 कर दिया है। रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया गया है। रेपो रेट को डिक्रीज करने से हमारे इकोनॉमी कैसे बूस्टअप होगी ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सेकंड पॉइंट इज रिवर्स रेपो रेट स्टैंड रेड्यूस बाय 3.75 टू 3.35 टू 3.35, मतलब रिवर्स रेपो रेट को भी रेड्यूस कर दिया गया है। इसका भी क्या प्रभाव पड़ता है हमारी इकोनॉमी में मैं आपको बताऊंगा। थर्ड पॉइंट इज जीडीपी ग्रोथ इन F21 एक्सपेक्ट टू रिमेन इन नेगेटिव आरबीआई एमपीसी, मतलब हमारी जो जीडीपी होगी वो नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, जो अभी ड्यू टू द कोरोना वायरस एपिडेमिक। ओके, थर्ड पॉइंट इज बिगेस्ट ब्लो फ्रॉम कोविड-19 हैज बी द प्राइवेट कंजम्पशन। जितने भी प्राइवेट
कंजप्शन होता है या जितना भी उपभोग होता है प्राइवेट में, उसके भी कोरोना वायरस का इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में, मैं भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फिफ्थ पॉइंट इज इंडक्शन प्रोडक्शन श्रैंक बाई 17% इन मार्च। मार्च में जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट है उसकी 17% मार्च में कम हो गई है, मतलब प्रोडक्शन 70% इन मार्च। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है 32% दिस इज ट्रेड सिंकअप, मतलब जितने भी हम ट्रेड करते हैं अदर्स कंट्रीज में उसका जो ट्रेड होगा वो 32% उसमें कमी आएगी। ठीक है, और मैं इसको डिटेल से एनालिसिस करता हूं, और एनालिसिस करने से पहले मैं आपको इस चीज़ों में बताऊंगा कि इसमें 6 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं और इस मेंबर का काम क्या होता है, वोटिंग कैसे होती है, कि रेपो रेट क्या डिसाइड करना है, रिवर्स रेपो रेट कैसे डिसाइड करना है, और मैं आपको बताऊंगा। इसके गवर्नर मैंने बता दिया है, इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। सेकंड पॉइंट इज माइकल पात्रा, आरबीआई डिप्टी गवर्नर, रेगुलेटरी पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसीज बनाते हैं आपके माइकल पात्रा ये आपके इसको वो करते हैं। उसके बाद जनक राज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई। ठीक है, जनक राज है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। ये 3 मेंबर आरबीआई बोर्ड के अंदर आते हैं, और इसमें सरकार के जो होते हैं डॉक्टर चेतन घाटे, प्रोफेसर है इंडियन स्टैटिस्टिकल। अब मैं आपको बताऊंगा कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेशियो क्या होता है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी होती क्या है, ये चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट क्या होता है कि जब बैंक आरबीआई से लोन लेती है एक फिक्स कंडीशन के साथ, वो कंडीशन क्या होती है कि जब हम क्या करते हैं, किसी से लोन लेते हैं तो क्या करते हैं, मेनली हम क्या करते हैं, अपने कागज रखते हैं। वो कागज क्या होता है? वो कागज होता क्या है? वो एक तरफ से एक प्रॉमिस पीस और पेपर होता है, जो क्या होती है, पीस और पेपर होती है। वैसी क्या करते हैं, जब कमर्शियल बैंक या बैंक को जब आरबीआई से आपको लोन लेना होता है तो क्या करती है आरबीआई, क्या करती है, जितने भी कमर्शियल बैंक के जितने भी आपके बॉन्ड्स होंगे उसको आरबीआई के पास रखती है, और ये बोलती है कि जितने भी हम बॉन्ड जमा कर रहे हैं हम आपसे ही रीपरचेज करेंगे या रीसेल करेंगे। मतलब एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में इसमें क्या होता है, आपके एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में आदान प्रदान होता है कि हम क्या करेंगे, आपसे यही बॉन्ड हम एक शॉर्ट पीरियड के बाद हम इस बॉन्ड को ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यदि बैंक से 10 लाख रुपए लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक से 10 लाख रुपए लिए, तो क्या होता है 90 दिन के बाद मैं क्या करता हूँ, बैंक से जो मुझे 10.5 लाख रुपए जो उसके बीच के जो डिफरेंस होता है का, वही डिफरेंस जो प्रॉफिट होता है वही रेपो कहलाता है, और जो उस पे इंटरेस्ट लगा उसे रेपो रेट कहते हैं। मतलब एक तरफ से हम क्या करते हैं, अपने बॉन्ड को या सिक्योरिटी को शेयर करते हैं और उस कैश को शेयर करते हैं, उससे जो प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट को जो प्रॉफिट मिला है उसके जो रेट जो इंटरेस्ट लग रहा है रेपो रेट पे, वही रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, यदि आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकंड इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है जब हमारे आरबीआई कमर्शियल बैंक से, इसमें रेपो रेट का रिवर्स होता है, इसमें क्या करती है आरबीआई भी कमर्शियल बैंक से लोन लेती है। लोन इस तरीके से लेती है
कि जैसे वो आरबीआई क्या करती है, सेंट्रल बैंक के पास अपने जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, मतलब कमर्शियल बैंक के पास बॉन्ड जो देती है उसी से वही फिर रिपर्चेज करती है या रीसेल करती है। उनके बीच यही होता है। थर्ड इज बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए जब लोन देती है तो उसे बोलते हैं बैंक रेशियो इसे कहते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, जब आरबीआई क्या करती है, जब आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक को 24 आवर्स के लिए जब लोन देती है तो उसे मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। ठीक है। पर जो 2011 में क्या हुआ कि जो बैंक रेट है और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये क्या करने बैठ गए कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन देने बैठ गए। अब कोई भी बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन नहीं देती है। इसका रीजन यही है कि 2011 के जो आया था उसमें क्या हुआ कि जो बैंक रेट है और मार्जिन जो आपका स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो आपकी इक्वल हो चुकी है। अब आए हम रिजर्व रिक्वायरमेंट में क्या होता है, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो और सेकंड वाज एसएलआर आपने सुना ही होगा। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर होता है स्टेशनरी लिक्विड रेशियो। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा या न्यूज़पेपर में सुना होगा कि गवर्नमेंट क्या करे कि एसएलआर मेंटेन नहीं कर पाई, और एसएलआर मेंटेन नहीं कर पाई तो क्या होता है, जब मेंटेन नहीं करती है, यदि एसएलआर हर बैंक को एसएलआर को मेंटेन करके चलना पड़ता है, मतलब एक फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, वो बैंक से गोल्ड के रूप में या किसी रिजर्व के रूप में ले सकती है, जरूरी नहीं है कि कैश के रूप में रखे। जबकि जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, कैश रिजर्व रेशियो में कैश रखना होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है कि आरबीआई क्या बोलती है, आरबीआई बोलती है कि हम आपके पैसे की सिक्योरिटी रखेंगे, आपकी लैंडर सिक्योरिटी रखेंगे, कंपलसरी तौर पर रखेंगे। यदि कोई बैंक में डिफॉल्ट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, उसकी सिक्योरिटी आरबीआई खुद लेती है। आपने देखा होगा कि पीएमसी बैंक के अंदर लोगों के पैसे फंस गए थे पीएमसी बैंक में, तो क्या हुआ कि इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये एक तरफ से आरबीआई अपनी सिक्योरिटी के तौर पर रखती है कि कोई बैंक डिफॉल्ट हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो ये रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो होता है। ओके। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बाय या सेल करते हैं बैंक में। ये बैंक से ओपन मार्केट मतलब पार्टिसिपेट करते हैं एक बैंक से अदर बैंक में। तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट से अदर बैंक में करते हैं, तो उससे क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ता है और रेशियो बढ़ता है। ठीक है। और मैं ये एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट में आपने देखा होगा कि जो रेपो रेट है वो 4.0 है, जबकि रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35 है। तो मैं जब पढ़ रहा था तो या देख रहा था तो मैं न्यूज़पेपर में देखता था कि 20 बेसिक या 30 बेसिक हो क्या रहा है। ये चीज़ें हमें पता नहीं लगती थी कि रिवर्स क्या होता है, हमारे ये बेसिक पॉइंट कहाँ से आते हैं। तो मैं आसानी से समझा सकता हूं कि ये बेसिस पॉइंट आते कहां से हैं। रेपो रेट के बढ़ने से, मैं फॉर एग्जांपल रेपो रेट के बढ़ने से समझ लिए कि जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट के इंक्रीज होने से जो बैंक होते हैं उनको लोन की जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा पड़ती है, और ज़्यादा पड़ने के कारण वो जब बैंक में
जब वो बैंक में बैंक से जब कस्टमर लोन लेता है तो कस्टमर को भी ज़्यादा लोन नहीं ले पाता है, ज़्यादा लोन नहीं ले पाता है, क्योंकि जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा पड़ती है। उससे क्या होता है कि जो मार्केट में जो लिक्विडिटी है, तरलता है, वो क्या होती है, प्रॉपर नहीं हो पाती है। इसलिए जो कमेटी होती है आपकी, आरबीआई की जो कमेटी जो बनाई गई है, वो इसीलिए बनाई गई है कि रेपो रेट को जितना डिक्रीज करेंगे, रेपो रेट जितना डिक्रीज होगा, इकोनॉमी में तरलता या लिक्विडिटी का इंक्रीज होगा। ठीक है, लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। और क्या होता है, जब देखो कि जो बेसिक्स पॉइंट आता है, वो बेसिक पॉइंट कहाँ से आता है, जो रेपो रेट हमारा जो चल रहा है वो 4.0 चल रहा है। यदि उसको माइनस कर दें रिवर्स रेपो रेट हमेशा आपका छोटा होगा। रिवर्स पर हुआ क्या कि जो रेपो रेट होता है, जो आरबीआई ने जो गाइडलाइन जो कमेटी में बैठाई थी, तो कमेटी में यही देखा गया कि जो हमारी दालें हैं इसमें इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, क्योंकि ड्यू टू द कोरोना वायरस की वजह से बढ़ सकता है। तो ये दिक्कत है कि इन्फ्लेशन जो चल रहा है वो चल रहा है आपका 5.59। गवर्नमेंट चाहती है कि 2 से और 5 के बीच में, जो हमारी कमेटी है वो चाहती है कि 2 से आपका 5 के बीच में इन्फ्लेशन आए। ये हमारे लिए सही नहीं होता है। रीजन यही है कि जितना हमारा रेपो रेट, जितना हमारा इन्फ्लेशन कम होगा, रेपो रेट जितना हम कम करेंगे, उतना हमारा क्या होगा, जो रेपो रेट के कारण, जो कम करने के कारण मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, लोग कैश ज़्यादा खर्च करेंगे, और कैश ज़्यादा खर्च करेंगे तो उससे बेनिफिट जो होगा वो कंज्यूमर का होगा। आपकी प्रोडक्शन लाइन सही चलेगी, प्रोडक्शन सर्विस लाइन सही चलेगी, आपका आईटी सही चलेगा, और ऑल अदर इंडस्ट्री आपकी बेटर ग्रोथ करेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और क्या किए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।